आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। अब यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ पर दिया गया जिंक है और ये सॉलिड है, ठोस में है, और ये कॉपर के ऊपर +2 यहाँ पर चार्ज लिखा गया है। एनोड कैथोड है, दोनों को जब रिएक्शन कराया गया है, अभिक्रिया कराया गया है, तो यहाँ पर जिंक पर +2 हो गया है और यह जो है एनोड कैथोड हो गया है, और ये कॉपर जो है यहाँ पर ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। मतलब यहाँ पहले सॉलिड में जिंक था, अब सॉलिड में कॉपर हो गया है, और जिंक जो है यहाँ पर एनोड कैथोड में हो गया। का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम स्थिरांक की गणना कीजिए। तो कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा और इसको हल करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखेंगे हल, और हल में प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए +2 घात यहाँ पर भी है, यहाँ +2 घात है, मतलब इसमें संख्या जो है n बराबर क्या है, 2 है। और यहाँ पर ई सेल का मान क्या दिया गया है, तो प्रश्न में ई सेल का जो मान दिया गया है, ई सेल का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया है, 1.1 जो है वोल्ट दिया गया है, 1.1 जो है वोल्ट है। और ये फैराडे नियतांक एफ बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है, 500 यह कूलाम हो जाएगा। ये किसका मान है, फैराडे नियतांक कहते हैं, इनका मान 96,500 कूलाम होता है। तो ये 3 मान जो है आपको मालूम हो गया। और इसमें क्या पूछा गया है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है डेल यहाँ पर G0 बराबर प्रश्नवाचक है पूछा गया है, और दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर केसी पूछा गया है, साम स्थिरांक को केसी से दिखाते हैं, और केसी बराबर प्रश्नवाचक है। 2 प्रश्न जो है इसमें से बताना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मानक जो गिब्स जो ऊर्जा है, अब इसका सूत्र लिखेंगे तो डेल G0 का सूत्र होता है बराबर -n F, और यहाँ लिखेंगे ई सेल होता है, क्या सूत्र होता है, -n F ई सेल होता है। अब इसमें मान को भर लेंगे, जब मान भर करके हल करेंगे तो -n का मान 2, F का मान 96,500 है, यहाँ पर 96,500 जाएगा, और ई सेल का मान क्या है, 1.1 है। अब ये तीनों का जो गुणा करेंगे तो तीनों को गुणा करने पर कितना आएगा, -212, यहाँ पर 300 आ जाएगा, -212 3 जो है 00, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,12,300 जो है आ जाएगा। और मात्रक जो है यहाँ पर क्या बनेगा, जूल हो जाएगा। अगर इसमें 1000 से भाग कर दें, माइनस यहाँ पर 212 और यहाँ पर 3, मतलब 2,12,300 में अगर 1000 से भाग कर देंगे तो यह उत्तर आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किलो जूल में। अब यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -200 जो है -212.3 किलो जूल हो जाएगा। यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, मानक जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो है मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसमें केसी का मान पूछा गया है, तो केसी का मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो केसी के लिए जो सूत्र बना है यहाँ लिखेंगे लॉग केसी बराबर होता है, लॉग केसी बराबर सूत्र होता है n ई सेल बटा
0.05 0.0591 होता है। ये किनका सूत्र हो जाएगा? log Kc का यह सूत्र हो जाएगा यहाँ पर n ई सेल बटा 0.0591 होता है। अब इसमें मान को भरेंगे तो n का मान कितना है तो कहेंगे n का मान 2 है और यहाँ पर हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ई सेल का मान 0.0591 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे लॉग हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे Kc। अब यहाँ पर लिखेंगे लॉग Kc बराबर, अब यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा और यहाँ पर भाग करेंगे, भाग देना 2.2 में किससे भाग करेंगे तो यहाँ भाग जो दिया गया है 0.0591 से इसमें भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा log Kc बराबर हो जाएगा और भाग देने पे जो आंसर आएगा यहाँ पर 37.22 आ जाएगा। तो ये भाग दे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये log Kc का मान आ गया। अगर यहाँ पर इसको लघुगणक हटाएंगे तो इसका मान अलग आएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न में log का मान नहीं दिया गया है तो यहीं तक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब इसका एंटी log देखेंगे, अगर इसका एंटी log निकालते हैं तो इसका एंटी log से अगर निकाल कर देखा जाए जो लघुगणक सारणी होता है, अगर उस सारणी से देखेंगे एंटी log तो क्या बनेगा 1.94 गुणे 10 के पावर यहाँ पर 37 इसका टोटल मान होगा। लेकिन यह मान प्रश्न में दे देना चाहिए क्योंकि पेपर में सारणी तो दिया नहीं रहता है तो कैसे सारणी को देखा जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहीं तक जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या बनेगा तो log Kc बराबर लिखिए या एंटी log जब निकालेंगे इसका तो यह मान आ जाएगा 1.94 गुणे 10 के पावर 37 घात हो जाएगा। यह जो है साम स्थिरांक का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं साम स्थिरांक निकालने को जो है बताया गया जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न था, मानक जो है गिब्स जो ऊर्जा निकालना था तो वह मान निकल गया और यहाँ पर साम स्थिरांक निकल गया। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अगला ये जो प्रश्न है बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार से परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है। पहला क्या है, सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है। अब ये सांद्रता के बारे में पूछा गया कि सांद्रता का मतलब क्या है। तो सांद्रता के बारे में आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे सांद्रता, और सांद्रता के बारे में आपको बताना है मतलब अभिक्रिया के वेग पर जो है सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ सांद्रता के बारे में आप लिखेंगे कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो है यहाँ पर नोट करते चलेंगे साथ में। तो साथ में जब नोट करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। पहला कारक में क्या बताया गया कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक की जो सांद्रता है बढ़ाने से उत्पाद की सांद्रता भी क्या होता है, बढ़ता है। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक होता है और इसके फलस्वरूप जो बनता है वह उत्पाद होता है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ा दें तो उत्पाद की भी सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहला कारक जो है आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसका दूसरा कारक क्या बताना है, ताप के बारे में बताना है कि क्या ताप का मतलब प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हेडिंग रहेगा ताप, और ताप के बारे में अब यहाँ पर बताना है। तो यह ताप पर क्या प्रभाव डालता है।
तो यहाँ ताप के आगे लिखेंगे किसी अवक्रिया की किसी अवक्रिया के ताप में इस अवक्रिया के ताप में वृद्धि करने से उनके अणु के प्रभावी टकरों की संख्या बढ़ जाती है। टकरों की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण अवक्रिया का वेग बढ़ जाता है जिसके कारण अवक्रिया का वेग बढ़ जाता है दूसरा कारक को समझ जाएंगे। किसी अभिक्रिया के ताप में अगर वृद्धि कर दिया जाता है तो उनके अणु के प्रभावी जो टक्कर होते हैं, जो अणु के जो छोटे छोटे कण हुए हैं उसके टक्करों की संख्या क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सांद्रता ताप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हेडिंग रहेगा उत्प्रेरक। अब यहाँ उत्प्रेरक का क्या प्रभाव डालता है, लिखेंगे यहाँ पर उत्प्रेरक। अब यहाँ उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में लिखेंगे कि उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक जो संक्रियण ऊर्जा होता है, संक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया गया है। अगर संक्रियण ऊर्जा नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में देख लीजिए संक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो उत्प्रेरण जो होते हैं संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो संक्रियण ऊर्जा तो उसके मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कितना आसान है। जब उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर दे, घटा दे, तो अभिक्रिया के वेग का मान क्या होता है, बढ़ा देता है। तो ये तीन कारक जो है आपको बताया गया कि मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये तीनों कारक के प्रभाव के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। अब यहाँ पर बताना है पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, उसकी बनाने की पूरी विधि बताना है। और प्रश्न क्या पूछा गया है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है वो किस प्रकार के जो है अभिक्रिया करता है, उस अभिक्रिया का जो है आयनिक समीकरण भी आपको देना है। तो आयनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि बताना है और जो है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार से अभिक्रिया करता है इसके बारे में भी बताना है। तो एक एक चीज को जो है आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जो लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, पोटेशियम
पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि, बनाने की विधि। अब पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनता है इसको बनाना है और बना करके आपको बताना है कि कैसे यह बनेगा। तो एक एक लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या लेंगे यहाँ पर? मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रतीक क्या हो जाएगा, मतलब इसका सूत्र क्या बनेगा? तो MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड की वाई वाई मतलब ऑक्सीजन, वाई की उपस्थिति, वाई की उपस्थिति, वाई के उपस्थिति में, वाई के उपस्थिति में पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सूत्र होता है KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है। गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बनता है। अब यहाँ पोटेशियम पहले मैग्नेट बनाएंगे, उसके बाद से पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। अब देखिए पोटेशियम जब मैग्नेट बन जाता है तो इसमें, पोटेशियम जब पर मैग्नेट बनने के बाद इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः जो है प्रवाहित करते हैं। तो गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर क्या बन जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस को डालेंगे और यहाँ पर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा K2 MnO, यहाँ पर 4, इसका नाम है पोटेशियम जो है मैग्नेट बोलते हैं। और यहाँ पर 2H2O मतलब जल बनेगा। संतुलित करने के लिए आप यहाँ 2 लगा लीजिएगा और यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा और यहाँ पर 4 लगा लीजिएगा। अब क्रिया को एक बार मिलान कर लीजिएगा। अब क्रिया क्या हो जाएगा? संतुलित है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटेशियम मैग्नेट पहले बनाएंगे तो क्या क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा पोटेशियम मैग्नेट बनता है। यह जो बना है यह पोटेशियम मैग्नेट बना। अब पोटेशियम मैग्नेट को लेकर के गर्म करेंगे। पोटेशियम मैग्नेट का मतलब क्या है? K2 यहाँ पर MnO4, K2 MnO4 जो है, अब यहाँ पे लेंगे K2 MnO4, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा KMnO4, KMnO4, इसी का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट
और इसके साथ क्या बनेगा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और उसके साथ बनेगा K2CO3 पोटेशियम जो है कार्बोनेट बन जाएगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए, यहाँ पर संतुलित करने के लिए 3 लगा दीजिएगा, और यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिएगा संतुलित करने के लिए, और यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा। अब क्रिया क्या हो जाएगा संतुलित, ये 2K2CO3। तो ये संतुलित करके एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रिया क्या हो जाएगा संतुलित है। तो यहाँ पर यह पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए हमको 2 रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तब जा करके यह क्रिया क्या होगा पूरा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि मैग्नीज डाई जो ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को डाल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, और ये पोटेशियम मैग्नेट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो पोटेशियम या मैग्नेट बनेगा। पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है KMnO4 होता है। तो यह बनाने की विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण देना है। पहला जो क्रिया कराना है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराना है, दूसरा आयरन से क्रिया कराना है, और तीसरा आयन से अभिक्रिया कराना है। तो सबसे पहला जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया होगा, तो यहाँ लिखेंगे H2S के साथ, क्या रहेगा यहाँ पर H2S के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, इसके बारे में पहला वाला जो बात जो पूछा गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब पोटेशियम पर मैग्नेट, जब पोटेशियम पर मैग्नेट, H2S से क्रिया करता है, H2S से क्रिया करता है। तो अब यहाँ पर कौन क्रिया करेगा, जब पोटेशियम पर मैग्नेट H2S से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो लिखेंगे सल्फर, क्या हो जाएगा यहाँ पर सल्फर और क्वेश्चन में लिख देंगे यहाँ पर यस, सल्फर यस क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है, सल्फर क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है। अब पहला यहाँ पर रिएक्शन बताना है, जब पोटेशियम पर मैग्नेट किससे क्रिया करेगा, H2S से क्रिया करता है तो सल्फर में क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन बनाएंगे, यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और यह है हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसमें एक अम्ल भी लेना है क्योंकि अम्लीय बोला गया है तो H2SO4 इसका नाम होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अब इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बनेगा, प्लस यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4 बनेगा, प्लस सल्फर बनेगा, प्लस और यहाँ पर जल बनेगा, जल मतलब H2O बनेगा। तो यहाँ पर जल भी प्राप्त होगा। अब रिएक्शन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ आप क्रिया संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगा लीजिएगा, यहाँ पर 5 लगा लीजिएगा, और यहाँ पर जो है 3 लगा लीजिएगा, और यहाँ पर 2 है, संतुलित एक बार कर लीजिएगा आप क्रिया को, और यहाँ पर 5 यस रहेगा 5 यस, और यहाँ पर 8 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर 8। तो यह अब क्रिया जो बना किसके साथ क्रिया हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ कौन क्रिया किया, हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्रिया किया तो क्या बना, सल्फर ऑक्सीकृत हो गया, क्या हुआ सल्फर बाहर निकल गया इसमें से, यहाँ सल्फर जो है बाहर आ गया। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 5H2S और 3H2SO4 है, और गर्म करने पर 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 5S
यहाँ सल्फर है और प्लस 8H2O है। तो यह रिएक्शन जो है आप से विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इस सब क्रिया को आप लोग संतुलित एक बार चेक कर लीजिएगा कि संतुलित अपक्रिया है कि नहीं है। अब दूसरा जो अपक्रिया है यहाँ पर हो, दूसरा क्रिया कराना है आयरन से। किसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा अपक्रिया है आयरन के साथ होगा। तो अब आयरन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर Fe के साथ, Fe के साथ। अब यहाँ Fe के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लिखेंगे अब Fe के साथ क्रिया कराना है। तो Fe के साथ लिखेंगे कि यह, आगे लिखेंगे इसके आगे लिख लेंगे कि यह Fe के ऊपर प्लस 2 घात, Fe के ऊपर प्लस 2 घात, उसको फेरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेरस। फेरस आयनों के साथ, फेरस आयनों के साथ, आयनों को किस में बदल देता है, Fe3 में बदल देता है। Fe3 फेरिक में आयनों में बदल देता है। देखिए फेरस को फेरिक आयन में बदलता है, फेरक को किस में बदल जाएगा, फेरिक आयनों में बदल देता है, फेरिक आयनों में बदल देगा। और कौन बदलेगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीकृत कर देता है, आयनों में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। लिख देंगे यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाता है या ऑक्सीकृत करता है। कौन ऑक्सीकृत करता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, या Fe मतलब +2 का मतलब फेरस आयन को फेरिक आयन में क्या करता है, बदल देता है। अब इसका रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पर रिएक्शन, कि अब लिखेंगे यहाँ पर Fe, क्या रहेगा, Fe, और यहाँ पर +2 रहेगा, प्लस यहाँ पर +2 रहेगा, और यहाँ पर जो क्रिया करेगा MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट रहेगा, और यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड जो है आयन होता है, धन आयन। और क्रिया जब कराया जाएगा तो क्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा, 5Fe प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस Mn, और Mn के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, और +4H2O प्लस 4H2O हो जाएगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 5 लगा लीजिएगा, और यहाँ संतुलित करने के लिए 8 लगा है। तो यह अपक्रिया को एक बार समझेंगे, जब यह फेरस को फेरिक में बदलता है, कौन, मैग्नीज पोटेशियम परमैंगनेट, कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट में जो है मैग्नीज जो है KMnO4 होता है, तो उसमें हमारा जो कौन सा लेना है, MnO4 वाला जो है हिस्सा को लेकर के जब गर्म करेंगे तो यह बनेगा। तो यह रिएक्शन जो है आप लोग समझ लिए होंगे कि जो फेरस को फेरिक में बदलता है, कौन, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में जो MnO4 है वो क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, फेरिक आयनों में क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हो गया। अब यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट मतलब पोटेशियम को नहीं लेना है, यहाँ पर उसका मैग्नेट जो है MnO4 है वह हिस्सा लेकर के जब गर्म करेंगे तो यह फेरस से फेरिक में ऑक्सीकृत करता है। तो दो रिएक्शन जो है आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा जो है, अब यहाँ आयन है तो मतलब यह आयन मतलब किस आयन से क्रिया कराएंगे, तो आयोडीन से करा दीजिए, क्लोरीन से करा दीजिए, ब्रोमीन से करा दीजिए, जिससे अब आयन है तो आयन से क्रिया कराना है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे आयोडीन आयन से क्रिया, आयोडीन आयन से क्रिया, आयोडाइड है, आयोडाइड आयन से क्रिया, आयोडाइड आयन, क्वेश्चन में लिखेंगे आई के ऊपर माइनस, यह आयोडाइड पढ़ा जाता है और आई के ऊपर माइनस के साथ क्रिया करेगा। कौन करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट में जो MnO4 है। अब यह क्रिया करके क्या बनाएगा, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो अब यहाँ पर जो क्रिया कराएंगे तो क्या लिखेंगे नीचे, अब लिखेंगे यह मतलब जो है आयोडाइड की बात हो रहा है, यह आई के ऊपर माइनस आयनों को किस में बदल देता है, लिखें यहाँ पर आयनों को आयोडीन में बदल देता है, किसमें, आयोडीन में बदल देता है। देखें यहाँ पर आयोडीन, और आयोडीन का सूत्र होता है I2 जगह में ऑक्सीकृत कर देता है, में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। कौन करता है, तो यहाँ पर पोटेशियम जो परमैंगनेट में जो हिस्सा था ये
MnO4, यह क्रिया कराएंगे किससे? अब यहाँ क्रिया होगा MnO4 माइनस प्लस आयोडाइड से क्रिया होगा, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन धन आयन के साथ जब क्रिया होगा, क्योंकि आयनिक रूप देना है, तो यहाँ बनेगा Mn के ऊपर +2 घात, और बनेगा यहाँ पर I2 बन जाएगा, I2 बनेगा, और यहाँ पर जल बनेगा, जल मतलब H2O बन जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए, और यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो अब क्रिया क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो ये सब क्रिया को एक बार चेक कर लीजिएगा कि अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यह जो है आयोडाइड जो है से क्रिया करता है, तो किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? आयोडीन में जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 जो है अब क्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, और इसमें क्वेश्चन जोड़ा गया है जो है न्यूमेरिकल है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन, और यहाँ पर 58 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है और एक थ्योरी वाले क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, और क्वथनांक का जब उन्नयन जब यहाँ पर परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत ही जो है अच्छा न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में वृद्धि होना। कब वृद्धि होगा? जब, यहाँ लिखेंगे जब विलयन में, लिखेंगे यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, जब विलयन में कोई अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, एक बार पढ़ दीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, जब किसमें? जब विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इस वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टी से प्रदर्शित करते हैं। डेल टी से क्या होता है? प्रदर्शित किया जाता है। देखें यहाँ पर इसे डेल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर डेल जो टी का सूत्र होता है, अब यहाँ सूत्र लिख लेंगे। सूत्र क्या बना है? तो लिखेंगे यहाँ पर डेल टी बराबर होता है, डेल टी बराबर होता है टी माइनस, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर टी नाट हो जाता है, टी माइनस टी नाट, इसका क्या है? फार्मूला हो जाएगा। किसका सूत्र लिखे हैं? क्वथनांक का उन्नयन का यह सूत्र है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिया गया है? 2 टेम्परेचर दिया गया है, और यहाँ ध्यान देंगे टी का नाम क्या है?
तो यहाँ पर बिलियन का एक क्वथनांक होता है बिलियन का क्वथनांक, और यह विलायक का क्वथनांक होता है। क्या होता है? विलायक का क्वथनांक। तो यहाँ पर बिलियन का क्वथनांक कितना है और विलायक का क्वथनांक कितना है, यहाँ पर प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि एक द्रव का क्वथनांक कितना है, 353.23 के दिया है, और मोलर जो है द्रव्यमान दिया गया है, और विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया, पहले इसको नोट करेंगे। तो पहला जो मान दिया गया है वह टी नाट का मान दिया गया है, यहाँ नोट करेंगे। टी नाट बराबर, प्रश्न में क्या दिया है, टी नाट बराबर 353.23 के पहला मान दिया, टी नाट का मान दिया गया है। दूसरा जो मान दिया गया है यहाँ यम मतलब यहाँ पर अणुभार का मान दिया गया है। अणुभार का मान क्या दिया गया है, 58 ग्राम मोल का इनवर्स दिया गया है। और तीसरा मान दिया गया है, यहाँ पर छोटा यहाँ पर भार डब्ल्यू लिखेंगे क्योंकि विलेय का भार है, और इसमें मान दिया गया 1.8 ग्राम है। और बड़ा डब्ल्यू का मान दिया गया है, बड़ा डब्ल्यू का मान दिया है इसमें 90 ग्राम है, 90 ग्राम। देखिए यहाँ विलेय और विलायक है, यहाँ विलेय विलायक को भी आपको पहचान करना होगा कि यहाँ डेल टी नाट का मान 353.23 के है, और यम का मान जो है 58 ग्राम मोल का इनवर्स है, विलेय का भार है और विलायक का यह भार दिया गया है। और इसमें पूछा गया है यहाँ पर केबी मतलब जो होता है क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक का उन्नयन जो है पूछा गया प्रश्न में। तो जो प्रश्न में दिया गया था सभी मान को यहाँ पर नोट कर लिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे एक मान और दिया गया है जो टी का मान दिया गया है, और टी का मान कितना दिया गया है, अब इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में केबी तो पूछ रहा है, यहाँ दो टेम्परेचर दिया गया है, एक टी नाट है और एक टी है, और टी का मान कितना दिया गया है, 354.11 के है। अब यहाँ पर केबी का फार्मूला लिखेंगे और केबी का सूत्र लिख करके उसमें मान को भर देंगे। तो केबी बराबर होता है, सूत्र जो है क्या आप सूत्र पढ़े हैं, डेल टीबी होता है, माने इसका नाम डेल टीबी का नाम है क्वथनांक का उन्नयन होता है। छोटा यहाँ पर यम और बड़ा डब्लू होता है, बड़ा डब्लू पूरे का बटा, और नीचे होता है 1000, और यहाँ होता है छोटा डब्लू। ये सूत्र किसका लिखे हैं, केबी का। इसमें डेल टीबी बराबर ऊपर देखिए टी माइनस टी नाट है, इसको यहाँ डेल टीबी को हटाना पड़ेगा, और यहाँ लिखेंगे केबी बराबर हो जाएगा, और डेल टीबी जब हटेगा तो क्या बनेगा, टी माइनस टी नाट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे छोटा यम बड़ा डब्लू पूरे का बटा, नीचे 1000, और यहाँ छोटा डब्लू हो जाएगा। मान इसमें भर देंगे तो लिखेंगे केबी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर टी मतलब टी का मान भरेंगे, टी नाट का मान भरेंगे। तो टी का मान कितना है, 354.11 में से किसको घटेगा, टी नाट को घटा देंगे तो 353.23 को घटा दिया जाएगा। अब इसमें से टी में से टी नाट को घटा दीजिए, टी में से टी नाट घट गया, और छोटा यम जो देख रहे हैं, छोटा यम का मान क्या है, तो छोटा यम मतलब आपका अणुभार बोलेंगे, कितना दिया गया प्रश्न में, 58 दिया गया है, और यहाँ 90 हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, और यहाँ पर जो है 1000 है, क्या है 1000, और 1000 में जो है, और डब्लू का मान क्या दिया गया, डब्लू का मान 1.8 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे केबी बराबर हो जाएगा, केबी बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे, अब यहाँ से इसमें से इसको जब घटाएंगे तो घटाने पे क्या आएगा, 0.88 आ जाएगा, अब गुणे हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 58 गुणे 90 हो जाएगा, पूरे का भागा हो जाएगा, और नीचे क्या है 1000 हो जाएगा, 1000 गुणे 1.8 है। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे मतलब इसको गुणा करेंगे और इसका गुणा करके भाग देंगे, तो भाग देने पे उत्तर आएगा 2.522 आएगा, क्या आएगा 2.552 केल्विन, यहाँ पर हो जाएगा केल्विन केजी, और हो जाएगा मोल का इनवर्स हो जाएगा। ये भाग दे करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाग देने पर इतना मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको गुणा कर लीजिएगा और इसका गुणा करके भाग देंगे तो ये केबी का मान आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये केबी का मान जो निकाला गया
आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह सूत्र है केवी का, और केवी का नाम क्या है? क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। इसी सूत्र में इस मान को भरना है। तो सभी मान प्रश्न में दिया हुआ है, इस मान को पहले बाहर कर लीजिए, इसी सूत्र में भर करके हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह जो है प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। अब अगले भाग में जो है अगले वाले प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आपको देखना होगा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।